स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और हमारा ये प्रयोग है कि दो मेहमानों के साथ जो मुद्दे को समझते हो उनके साथ हम एक सार्थक बहस कर सकें। हमारे साथ संबित पात्रा जी बीजेपी से और तृणमूल कांग्रेस से जितेंद्र तिवारी जी हैं, एमएलए हैं तृणमूल कांग्रेस के। आप दोनों का स्वागत है। आज बंगाल की राजनीति में बहुत हलचल है क्योंकि पहली बार ममता बनर्जी के परिवार के दरवाजे तक एक जांच एजेंसी पहुंची हुई है, जिसे तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, और सरकार का कहना यह है कि एजेंसियां और कानून अपना काम कर रही हैं। लेकिन संबित पात्रा जी, सीबीआई के टीम के अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचने से चंद मिनट पहले ममता बनर्जी वहां पहुंची और उन्होंने साफ मैसेज दे दिया कि आप कुछ भी कर लें, वो अपने परिवार के साथ खड़ी हुई हैं, अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ी हुई हैं। नहीं, ठीक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, परिवार के साथ खड़ा भी होना चाहिए। आप याद करिए, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पहली बार पटियाला हाउस कोर्ट में भर्ती हुए थे, मतलब वहां गए थे और उनके वहां खड़े होकर उन्होंने पूरे विषय को प्रस्तुत किया था, तो उस समय बैंड बाजे के साथ वो गए थे, पूरा परिवार गया था। सोनिया जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, राहुल जी, सब गए थे। अब ये उनका विषय है, पूरा परिवार साथ में रहना चाहता है, हम साथ साथ हैं का भाव देना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, उसमें परिवार के कुछ लोग संलिप्त हैं कि नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात है। कौन साथ साथ है कौन नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जितेंद्र तिवारी जी, आपने सुना संबित पात्रा को। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी के परिजन के से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम का जाना, यह अपने आप में बड़ी बात है और पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले आरोप तो बहुत लगे हैं, लेकिन सीधे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, उनकी सिस्टर इन लॉ, उनसे पूछताछ, भ्रष्टाचार के इल्जाम और आरोप ये लगना कि पैसा ट्रांसफर हुआ है उनके किन्हीं खातों में, ये गंभीर बात है। देखिए, बंगाल में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बहुत डेस्परेट हैं कि बंगाल में उन्हें सत्ता चाहिए। उनकी सत्ता की भूख डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर बंगाल में पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए सीबीआई का दुरुपयोग ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। जहां जहां भारतवर्ष में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग भी होते हैं उनके घर में सीबीआई का रेड होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सीबीआई का दुरुपयोग करती आई है। और जहां तक ममता बनर्जी का उस परिवार आज उनके घर जाने का मामला है, तो वो उनका अपना घर है, उस घर में छोटी बच्ची है, अभिषेक की छोटी बेटी है, हमेशा उनसे मिलती जुलती है और सारे बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, अभिषेक बनर्जी के साथ है। ये सारा बंगाल ही उनका परिवार है। बाहर के लोग ये नहीं समझ पाएंगे। ये सेंटीमेंट बंगाल के लोग ममता बनर्जी को किस समादर की दृष्टि से देखते हैं, ये बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए बंगाल में रहना होगा, बंगाल को समझना होगा। बंगाल की मिट्टी का गंध जिन्हें अच्छा लगता है, वो ये बंगाल की संस्कृति को समझ पाएंगे। दिल्ली बम्बई में बैठकर ये समझना संभव नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, अब जरा कुछ स्पेसिफिक बात करते हैं कि आरोप क्या है और उसमें बीजेपी के सीनियर लीडर क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा सवाल अभी दोबारा एक बार जितेंद्र जी से ही है। अभी आप कार्यक्रम में आए, हम अभी 15 मिनट पहले शुभेंदु अधिकारी जी का इंटरव्यू हमारी सहयोगी अर्चना ने किया, वो हम दिखा रहे थे टीवी पर। उन्होंने कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन मेरे पास कहां से आया मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास प्रूफ है इस बात का कि पैसा ट्रांसफर किया गया है। लाला जो है व्यक्ति, जिसका असली नाम जो है बताया जा रहा अनूप माझी, जो कि इस कोल स्कैम में आरोपी है, उसके मार्फत पैसा ट्रांसफर हुआ है। रुजिरा बनर्जी के बैंकॉक के, थाईलैंड के अकाउंट में पैसा जमा हुआ। उन्होंने कहा जो रुजिरा की बहन है मनिका गंभीर, उनके लंदन के अकाउंट में पैसा जमा। बड़ा स्पेसिफिक आरोप है ये। जितेंद्र जी, देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी जब तक हमारी पार्टी में थे, हमारी पार्टी उनसे अच्छा काम करवाती थी। उनसे कैसे समाज परिवर्तन के लिए काम किया जाए ये काम करवाती थी, कैसे डेवलपमेंट का काम किया जाए ये काम करवाती थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें ऐसा काम ही करवाएगी, उल जरूर काम कराएगी और शुभेंदु अधिकारी के मुंह से ऐसी बातें बुलवाई जाएंगी जिससे कि बंगाल की नजरों में उनका खुद का इमेज खराब हो। और शुभेंदु अधिकारी की अपनी चॉइस है, वो खुद बंगाल की नजरों में, बंगाल के लोगों के नजर में, तृणमूल में तो उन्हें हीरो बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसकर अपने आप को जीरो बना रहे हैं, ये उनका चॉइस है। तो शुभेंदु अधिकारी उल जलूल आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए, तथ्यों के आधार पर आपने कहा कि बात होनी चाहिए। यह केस कोई आज का नहीं है। 27 नवंबर 2020 का ये केस है और उसके बाद 13 स्थानों पर रेड होना,
13 स्थानों से कई लोगों के मुख से, कई लोगों के पेपर से जो तथ्य सामने आए उनको एकत्रित करना। उन तथ्यों में जिसका नाम आपने अभी लिया, अनूप माझी, जिसको लाला बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम सामने आना। मिस नरूला कौन है, यह हर कोई बंगाल में जानता है। मिस नरूला के अकाउंट में थाईलैंड में पैसे का जाना, मिस गंभीर के अकाउंट में लंदन में पैसे जाना, ये सारे डॉक्यूमेंट पहले टीएमसी के नेताओं ने ही सीबीआई को मुहैया कराया था और आज से कुछ वर्षों पहले कराया था। ये पूरा विषय जांच तब से चल रहा है, ये कोई आज का विषय नहीं है कि चुनाव आ गया और आज जांच हो गया। दूसरा विषय है, देखिए इन्होंने कहा बाहर के लोग ये समझ नहीं पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी बाहर के लोग नहीं हैं। जिन टीएमसी के अधिकारियों ने ये कागज मुहैया कराया वो भी बाहर के नहीं हैं। इस पूरे प्रकरण में आप अगर देखेंगे कोई बाहर का है तो वो मिस नरूला है। मिस नरूला इज अ थाई सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन भी नहीं है, वो थाईलैंड की सिटीजन है। वो पंजाब की मतलब पंजाब में नाम उनका पंजाबी नाम है। तो हम तो नहीं कह रहे हैं अंदर बाहर का विषय, बाहर की तो वो हैं खुद ही। आप बताइए। इसमें एक सवाल ये बार बार, लेकिन जब से ये प्रकरण उछला है कि इसमें ममता बनर्जी का नाम कोई नहीं ले रहा, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, इसमें अभिषेक बनर्जी का नाम खोल के कोई नहीं ले रहा। अभिषेक बनर्जी पार्टी में भी एक अधिकारी है, अभिषेक बनर्जी सांसद भी हैं और आज तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा वो डिफैक्टो सीएम भी हैं, लेकिन नाम आ रहा है उनके परिवार का। अब तृणमूल के लोग ये कहते हैं कि ये एक निचले स्तर की राजनीति है कि आप एक प्राइवेट सिटीजन को ऐसी राजनीति में उलझाएं। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा कि नाम ममता बनर्जी का क्यों नहीं आ रहा है और भाईपो अर्थात अभिषेक बनर्जी का क्यों नहीं आ रहा है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वेंडेटा की राजनीति तो नहीं हो रही है। बदले के भाव के साथ ममता बनर्जी को बदनाम करने की साजिश हमारी पार्टी नहीं कर रही है। देखिए, सीबीआई तथ्यों के आधार पर काम करती है, ईडी तथ्यों के आधार पर काम करती है। आपने देखा होगा कोई एफआईआर भी मिस नरूला के खिलाफ नहीं हुआ है, क्योंकि इन 13 जगहों पर जो रेड हुई, कुछ दस्तावेज ऐसे मिले जिसमें उनके नाम आते हैं, जिसमें उनके थाईलैंड के बैंक के अकाउंट के नंबर आते हैं, जो मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है। तो स्वाभाविक है सीबीआई अपना काम करेगी। जब तक कि ये तथ्य पुख्ता नहीं हो जाती है तब तक नाम एफआईआर पे भी नहीं चढ़ेगा। उनसे पूछताछ होगा, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये अकाउंट आपका है या नहीं है। यही मिस गंभीर के साथ भी हो रहा है। तो इसमें तो सही बात है, सीबीआई किसी प्रकार की राजनीति नहीं कर रही है। इसलिए ये कहना कि कोई प्राइवेट सिटीजन है, अगर प्राइवेट सिटीजन है तो प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ क्या सीबीआई को, ईडी को, पुलिस को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? क्या उनको किसी प्रकार की इम्यूनिटी है जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर फैमिली? आप खुद बताइए। जितेंद्र जी, अभी ये जो भी बात एक संबित पात्रा जी ने कही कि मिस नरूला कौन है सब जानते हैं, ये बातें बीजेपी के जो बंगाल के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि मिस मैडम नरूला का नाम बड़ा प्रचलित है और तृणमूल का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जानता है। और आरोप उन्होंने ये लगाया कि बंगाल में जो भी कुछ स्मगलिंग होती है उसका पैसा, ये आरोप तृणमूल के अब जो बीजेपी में नेताओं ने कुछ वक्त पहले लगाए थे, सब शांति निकेतन जाता है, यानी अभिषेक बनर्जी के घर जाता है। देखिए, सारी इम्यूनिटी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिली हुई है, क्योंकि वो सत्ता में है और सत्ता का अहंकार उन्हें कुछ भी करने की इजाजत दे रहा है। हालांकि हमारा संविधान ये अधिकार नहीं देता। जहां तक इस अकाउंट का मामला है, अभिषेक बनर्जी ने आज से करीब 15 दिन पहले खुली सभा में ये कहा था कि मेरी पत्नी का विदेश में कहीं कोई अकाउंट नहीं है। अब जहां तक सीबीआई के बारे में संबित जी ने कहा कि सीबीआई तथ्यों के आधार पर जांच करती है, बिल्कुल सीबीआई तथ्यों के आधार पर जांच करे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सीबीआई जिन तथ्यों का खुलासा नहीं कर पा रही है, वैसे तथ्य, मनगढ़ंत तथ्य, इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। इनका अपना काल्पनिक एक तथ्य भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता टीवी के पर्दे पर जिस तरह से कह रहे हैं, इससे ये लगता है कि बंगाल में ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की सरकार का छवि को धूमिल करने के लिए यह घिनौना प्रयास किया जा रहा है। जितेंद्र जी, आपको लगता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है, और एक बात मैं आपकी इस बात को एक वक्त के लिए मान भी लूं कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तो भी एक इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी व्यक्ति का कोई लेना देना किसी प्रकरण से कहीं ना हो, उसका दूर दूर तक कहीं कोई नाम भी ना हो और उसके घर पहुंच जाएगी उससे पूछताछ करने के लिए, जानते हुए कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री की रिश्तेदार है। इतनी बड़ी एजेंसी को कोई तो नोबेल का जो पुरस्कार चोरी हो गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो नोबेल का जो पुरस्कार चोरी हो गया था, उससे जांच का जिम्मेदारी दिया गया था। तो कौन, कितनी बड़ी एजेंसी है, इससे बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस एजेंसी को किस दिशा में चलाया जा रहा है, उस एजेंसी को गाइड करने वाले लोग कैसे हैं, वो बायस्ड है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है कि वो एजेंसी कैसा काम करेगी। संबित पात्रा, देखिए सौरभ भाई, आज तक पूरे विश्व में
जो भ्रष्टाचारी होता है वो कभी कहता है कि जो एजेंसी है बहुत बढ़िया है, वाह कितना कमाल का एजेंसी है और एजेंसी को अपना काम करना चाहिए। जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं, कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, वो तो यही बोलता है कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो पाक साफ हूँ, ये सारे बदमाश हैं, ये मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, ये तो राजनीतिक कारण है मेरे पीछे पड़ने के, वरना मैंने कुछ किया है क्या, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। दूसरी बात है, आप दिखाइए अभिषेक बनर्जी का वो भाषण। अभिषेक बनर्जी शुभेंदु अधिकारी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज से 2 हफ्ते पहले भाषण देते हुए उनके पिताश्री को गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि अच्छा मेरी जांच करा लो ना, हिम्मत है तो अपने बाप को, बाप मतलब मुझे अब बहुत खराब लगा, वो बड़ा अभद्र टिप्पणी था, बाप को बोलो मेरे खिलाफ जांच करा लेगा, जांच करा के अगर कुछ तथ्य निकलते हैं तो मैं फांसी और सूली पे चढ़ जाऊंगा। आज जांच हो रही है, कोई सूली पे नहीं चढ़ा रहा है, जांच हो रही है जैसा आपने खुद कहा था। ममता बनर्जी ने एक कविता भी लिखा था, आज से हफ्ते भर पहले वो कविता पढ़ा था, रंबा रंबा कंबा कंबा बांबा बांबा काका कुकू और दुईगो काला कागा, ये सब मेरी जांच क्यों नहीं कराते हैं कि कोयले घोटाले में अगर ईसीएल में कोई घोटाला हुआ है ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड में तो जांच करा लिया जाए। आज जांच हो रही है। देखिए ये गजब परिस्थिति है, सुबह उठ के ये लोग सब चिल्लाते हैं जांच कराओ, हिम्मत है तो जांच कराओ, ऐसे ही मत बोलो, और जब जांच होती है तो बोलते हैं अच्छा मार डाला रे हमें, राजनीति कर दी हमारे साथ, क्यों जांच करा रहे हो। ये दोनों चीज कैसे हो सकती है एक साथ? जितेंद्र जी, जांच से कोई दिक्कत है क्या? येदियुरप्पा जी के बारे में, येदियुरप्पा जी के खिलाफ जांच का क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएं। रेड्डी बंधुओं के खिलाफ जो जांच का क्या हुआ उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। उन सारी चीजों के बारे में थोड़ा बताएं ना। सीबीआई ने ही तो जांच किया था। ठीक है, बताता। अरे उसका जवाब ये देंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर ममता बनर्जी के परिवार के में किसी सदस्य के खिलाफ कोई जांच हो रही है तो पार्टी के तौर पर कोई आपत्ति है क्या तृणमूल कांग्रेस को? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हम तो पूरा जांच में सहयोग कर रहे हैं। हमारी तो पहले दिन से हमारा यही स्टैंड है कि हम कानून का सम्मान करते हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस जांच को लेकर एक मनगढ़ंत कहानी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है और केवल इसी बहाने चुनावी बैतरनी पार करने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम इनकी सच्चाई को तो सामने लाएंगे ना। इनके पास डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है। जी, सवाल संबित पात्रा दरअसल यही पूछा जा रहा है कि क्योंकि ममता बनर्जी तक सीधे पर्सनली कोई भ्रष्टाचार का आरोप आप लोग पहुंचा नहीं पाए, तो अभिषेक बनर्जी एक सॉफ्ट टारगेट है और अभिषेक बनर्जी चूंकि उनके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसको वो डेफेमेशन का नोटिस पकड़ा देते हैं। इसलिए उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा भी था कि हिम्मत है तो मेरा नाम लेकर के बोलो। उन्होंने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री भी मेरा नाम लेने से डरते हैं, तो अब उनके परिवार के खिलाफ बोलना शुरू किया है। देखिए ये बात बहुत गलत है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर, और जनता भी सुन ले, 2700 करोड़ रुपए सेंटर से अम्फान के रिलीफ के लिए दिए गए थे। जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ और आज हर जनता का हर एक प्रतिनिधि जो आज नीचे बैठा हुआ है और बंगाल की जनता ये जानती है कि इस प्रकार का घोटाला हुआ। बंगाल की जनता तो टीएमसी के प्रतिनिधियों को कहती है चाल चोर, सरकार को कहती है एटा चाल चोर सरकार, एटा तिरपाल चोर सरकार, आमाके और चाइना चार चोर सरकार, तिरपाल चोर सरकार, ये जनता बोल रही है। मतलब जरा और हिंदी ये में पूरा बताइए। मामला हाईकोर्ट में केस में गया। इसका जरा हिंदी में मतलब बताइए। मैं इसे कंप्लीट कर दूं, भाई साहब मैं कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। ये पूरा मामला, ये पूरा मसला जो है हाईकोर्ट में गया, करप्शन का मसला। हाईकोर्ट ने सुनवाई करके कहा एक स्पेशल आप कमिटी बनाइए सीएजी का जो कि ऑडिट करे, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुरंत ममता बनर्जी ने पूरे विषय को सुप्रीम कोर्ट लेके गई कि नहीं हम किसी भी कीमत पे सीएजी का ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं, और फिर उन्होंने आके पब्लिकली कहा एक भी पैसा नहीं दिया इसलिए मैं हिसाब नहीं दूंगी। क्यों हिसाब नहीं देंगे? क्यों आप सुप्रीम कोर्ट जाके कह रहे हैं कि हम सीएजी का ऑडिट कराना नहीं चाहते हैं? आप अगर पाक साफ है तो ऑडिट करा लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कट मनी और सिंडिकेट के विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम है। खुद ममता बनर्जी ने अपने एक भाषण में कहा था जिन जिन टीएमसी के विधायकों ने, सांसदों ने कट मनी लिया हुआ है वो वापस कर दीजिए। दूसरा, डोला सेन इनकी खुद की सांसद है, डोला सेन जी का वो वीडियो मौजूद है, अभी भी लोग देख सकते हैं, जहां डोला सेन कह रही है कट मनी लेना तो बिल्कुल चाहिए, 75% आप पार्टी के फंड को दे दीजिए और 25% आप खुद खर्च कर लीजिए। ये तो भाषण मौजूद है, यूट्यूब में जाके कोई भी व्यूअर देख सकता है। और
इनके खुद के सांसद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज, आप याद करिए बोस जी जो कि सांसद है उनके, जब वो खुद अपना घर बना रहे थे 2017 में कलकत्ता में, सुगतो बोस, तो उनके घर के ऊपर सिंडिकेट का हमला हुआ कि आप ये सारा माल मसाला जो खरीद रहे हैं, सीमेंट, ईंट इत्यादि, वो आप कमीशन देके हम ही से खरीदिएगा। तो ममता बनर्जी को सुगतो बोस ने जाके कंप्लेंट किया था कि ये कट मनी का धंधा बंद होना चाहिए। ये तो खुद, ये तो सारे अखबार में है, ये तो वीडियोस मौजूद है। ये बात कही थी कि बंगाल में कट कल्चर, सिंडिकेट का राज और ये तोलाबाजी जब तक बंद नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता। अभी उसके कई उदाहरण गिना रहे थे। देखिए ये संबित पात्रा जी की खासियत है कि वो झूठ को भी सच की तरह पेश करते हैं, और मैं देख रहा हूं, मैं इनका कायल हूं कि ये इतनी अच्छी तरह से झूठ को सच कैसे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। देखिए जहां तक सीएजी का मामला है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो जांच कोर्ट के आदेश पर ही जांच करेगी, ऐसा नहीं। और यदि कोर्ट ने जांच का कोई आदेश दिया भी, इसका मतलब करप्शन हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन कहां तक सही है? संबित पात्रा जी को समझना चाहिए कि केवल बंगाल के लोगों के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि बंगाल में कट मनी है, बंगाल में करप्शन है, ये कहीं ना कहीं बंगाल विरोधी, बंगाली विरोधी आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप बंगाल को पॉलिटिकल रखिए, इसको मुझे लगता है कि आम जनता तक ना ले जाइए। ये आरोप आपकी पार्टी और आपकी सरकार के ऊपर है। इसका बंगाल की जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता की पार्टी ही है ना। हाँ, हमारी पार्टी तो बंगाल की जनता की ही पार्टी है। नहीं, बिल्कुल है, ऐसे इनकी पार्टी में जो लोग काम करते होंगे वही बंगाल के आम लोग ही होंगे। हमारे लिए तो आप भी बंगाल की पार्टी है, अगर ये बंगाल में लड़ते हैं तो ये भी बंगाल के लोग ही वहां पर चुनाव लड़ेंगे। ये कोई चुनाव लड़ने के लिए वहां बाहर से लोग नहीं आएंगे। बॉम्बे से नेता हायर होके आ रहे हैं ना, नेता के लोगों को लड़ने कहां दे रहे हैं? इनकी राष्ट्रीय पार्टी है, तो अपने पैर पर आप ऐसे तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री प्रचार करने आते हैं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री प्रचार में रहते हैं, तो क्या वो जा नहीं सकते कलकत्ता? प्रचार के लिए तो नहीं आ रही है, तो पूरे पार्टी चला रहे हैं दिल्ली से, बॉम्बे से नेता। आपने एक बात अभी अच्छी कही थी खुद, मैं चाहता हूं उस पर हम लोग बात करें। जनता पार्टी के नेता बेचारे बैठे हुए हैं। मैं गंभीर विषय पे आ रहा हूं, जो भी आपने खुद कहा, भी अपने पैरों पर खड़ा होने दें। अभी आपने एक बात कही, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उस पर बात होनी चाहिए कि ये सारा ये जो कट मनी का आरोप लग रहा है, ये बंगाल के चुनाव में क्यों लगा? देश भर में चुनाव होते हैं, इनकी पार्टी जो है, सर एक सेकंड तिवारी जी, एक मिनट, ये सीरियस क्वेश्चन है, मैं समझना चाहता हूं इसको। ये केरल में चुनाव लड़ते हैं तो ये वहां क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस कट मनी लेती है? ये गुजरात में क्यों नहीं कहते? ये तमिलनाडु में क्यों नहीं? ये किसी और स्टेट में नहीं कहते? ये बंगाल में कट मनी क्यों कहते हैं? देखिए, जब बंगाल में जब किसी भी सरकार के खिलाफ आप प्रचार में उतरते हैं, तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर उसके खिलाफ यदि आपके पास कुछ कहने को नहीं हो, तो आप काल्पनिक अभियोग तैयार करते हैं। और काल्पनिक अभियोग तैयार करने में नहीं हो तो मास्टर किया हुआ है, ये बड़े बड़े मास्टर है काल्पनिक अभियोग तैयार करने के, ये करते हैं, इनका यही एजेंडा है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर आए ना, 5 रुपए में लोगों को खाना मिल रहा है, इस पर आए ना। बच्चियों को कन्याश्री में पैसा मिल रहा है, उस पर आए ना। बच्चियों को शादी के लिए 25,000 रुपया मिल रहा है, उस पर आए ना। बच्चियों को साइकिल दिया जा रहा है, साइकिल से स्कूल में जा रही है, उस पर आए ना। इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। इसलिए काल्पनिक ये इस तरह का आरोप लगाने के मास्टर है और वही काम ये करते हैं। चलिए ठीक है, संबित पात्रा जवाब दे दें आपकी बात। कट मनी का इल्जाम इनके ऊपर क्यों है? मैं जवाब दे दूं। सौरभ जी, मैंने अभी सुना हमारे टीएमसी के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा हमने झूठ बोला है और अतिरंजित करके झूठ बोला है। मैं तो एक चैलेंज थ्रो करता हूं, आप भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और जनता तो इसे एक्सेप्ट करे। आप अपने इसमें गूगल में या तो फिर यूट्यूब में जाएं और टाइप करें डोला सेन, DOLA डोला SEN सेन ऑन कट मनी। उनका भाषण आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जिसपे वो कह रही है कट मनी के बारे में। आप ममता बनर्जी ऑन कट मनी टाइप करिए, उनका भाषण भी मिल जाएगा कि कट मनी वापस कर दो। आप टाइप करिए, मैंने अभी सुगतो रॉय का कट मनी के विषय में कहा, सुगतो रॉय के घर के लिए पैसे टीएमसी के लोगों ने लिया था। आप टाइप करिए इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, आपके जितने भी महत्वपूर्ण अखबार मैगजीन है सबके आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। सीएजी जांच के लिए कहा गया था हाई कोर्ट के द्वारा, इन्होंने मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में चले गए, यह भी पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात, इन्होंने कहा आप कट मनी के बारे में बात करते हैं तो बंगालियों का विरोध करते हैं। आप मोदी जी के लिए खराब कहते हैं तो आप इंडियंस का विरोध करते हैं। आप अमित शाह जी के लिए जो कहते हैं तो आप इंडियंस का विरोध करते हैं क्योंकि वो इंडिया के होम मिनिस्टर है। आपने नड्डा जी को नड्डा, गड्ढा, डड्डा, इतने गंदे शब्द आपने नड्डा जी के लिए इस्तेमाल किए, तो क्या आप हिमाचल प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए आप खराब कर रहे हैं? आप एंटी इंडियन है क्या? ये किस प्रकार की मानसिकता है कि अगर हम कहेंगे कि आपकी सरकार कट मनी ले रही है तो ये बंगाली विरोध हो गया? ये किस प्रकार की मानसिकता है साहब? तो क्या मैं ये समझें कि संबित पात्रा, अभी अधिकारी जी एक तिवारी जी 1 मिनट में आ रहा हूं, ये बताइएगा कि इस पश्चिम बंगाल के चुनाव का प्रमुख मुद्दा क्या करप्शन है
सिर्फ और सिर्फ करप्शन। बिल्कुल नहीं। देखिए पश्चिम पात्र जी, देखिए ये तिवारी जी मेरे से सवाल है, मैं जवाब देता हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव का मुख्य मुद्दा है परिवर्तन, असल परिवर्तन। असल परिवर्तन क्या है? असल परिवर्तन केवल सरकार का परिवर्तन या ममता बनर्जी को हटा करके एक नए मुख्यमंत्री को बैठाना ये नहीं है। असल परिवर्तन का अर्थ है जो बंगाल हकदार है उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो असल परिवर्तन बंगाल की जनता को देना। जूट की इंडस्ट्री, 26 बड़ी बड़ी जूट की इंडस्ट्री होती थी, नंबर 1 इंडस्ट्री था ये बंगाल का। आज एक भी जूट का इंडस्ट्री बंगाल में नहीं है। पुनः इंडस्ट्री को स्थापित करना, किस प्रकार से जो किसान सम्मान निधि है जिसमें 72 लाख बंगाल के किसानों को वंचित रखा गया वर्ष में 6,000 रुपए से, उसको पुनः स्थापित करना। और प्रधानमंत्री जी ने तो बंगाल की पवित्र भूमि से यह प्रतिज्ञा कर दी है कि हम सरकार में आएंगे और कैबिनेट में पहला डिसीजन होगा कि बैक डेट से, जब से किसान सम्मान निधि अनाउंस हुआ है तब से जो रकम बकाया है वो रकम बंगाल के 72 लाख किसानों के अकाउंट में जाएगा। ये है परिवर्तन। वो तो कह रहे हैं हम लिस्ट दे चुके हैं, अब आप दीजिए ना पैसा। जिसको बंगाल ने वंचित रखा है उसे स्थापित करना। ममता जी कह रही है हम तो लाखों नाम दे चुके हैं, आप दीजिए पैसा। उसका किसानों के नाम दिए जा चुके हैं, वो पैसा नहीं दे रहे क्योंकि अब पैसा देंगे तो उसका क्रेडिट ममता बनर्जी को मिलेगा। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, जब 25 दिसंबर 2020 में अटल जी के जन्मदिन के दिन, गुड गवर्नेंस डे के दिन, एक बटन दबा के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। उस दिन बंगाल के 23 लाख किसान ने, 23 लाख किसानों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। मोदी जी के यहां से चिट्ठी गई थी, आप इसको वेरीफाई कर दीजिए, हम उसी दिन ये पैसा बंगाल के 23 लाख किसानों को भेज देंगे। मोदी जी के चिट्ठी जाने के बाद भी ममता बनर्जी की सरकार ने उन किसानों को वेरीफाई नहीं किया। आप अगर वेरीफाई नहीं करेंगे, और ममता बनर्जी जी का तो वो चिट्ठी मौजूद है जिसमें ममता जी कह रहे हैं कि ये पैसा आप उनके अकाउंट में मत दीजिए, ये आप हमारे अकाउंट में दे दीजिए। तिवारी जी जवाब दें, भला ये पैसा ममता बनर्जी जी के अकाउंट में क्यों जाएगा? बोलिए तिवारी। संबित जी जो बात कह रहे हैं, 20 लाख किसानों का वेरिफिकेशन करने के बाद आज से करीब 1 महीने पहले केंद्रीय सरकार को वो तालिका भेज दी गई, लेकिन ये पैसा देना ही नहीं चाहते। 20 लाख। और इनका असल परिवर्तन की जो बात करते हैं, इनके असल परिवर्तन का मतलब है विवेकानंद की मूर्ति तोड़ दो, विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दो। नहीं तो ये नाम आपको, ये नाम देने में आपको 2 साल क्यों लग गए? करो, इनका असल परिवर्तन, ये नाम देने में आपको 2 साल क्यों लग गए तिवारी जी? विनष्ट करना, ये नाम देने में 2 साल क्यों लगे? आज से करीब तो 1 महीने पहले ही ये कहा गया, 1 महीने ही पहले ही ये कहा गया कि 23 लाख नाम हमारे पास आए हैं, उसको वेरीफाई करके आप भेजिए। जब कहा गया उसके 1 महीने के अंदर भेज दिया गया। 23 लाख नाम इन्होंने कहा था कि 23 लाख किसानों के नाम हमारे पास आए हैं, उन्हें भेज दिया गया। असल परिवर्तन का मतलब है बंगाल की संस्कृति को हम खत्म कर देंगे, बंगाल के भाईचारा को खत्म करेंगे। देखिए, कहा तो ये जाता है, लेकिन एक सेकंड सर, कहा यह जाता है कि जो भी सेंटर की स्कीम होती है उसको ममता बनर्जी लागू नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उस स्कीम का पैसा उनको दे दिया जाए, फिर वो अपने तरीके से उसका वितरण करेंगी, उसका क्रेडिट सेंटर को नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि किसानों के लिए राज्य सरकार की ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है, उस स्कीम के तहत किसानों को ऑलरेडी पैसा दिया जा रहा है। वो आप दे रहे होंगे। अगर केंद्र सरकार और 6,000 रुपया साल का देना चाह रही थी, अगर केंद्र सरकार और 6,000 रुपया देना चाह रही है साल भर का, तो जितने लोगों को नहीं मिला अभी पिछले 2 साल से, वो तो गरीब आदमी का नुकसान हुआ ना। ये तो नहीं चाह रहे ना, हमने तो वेरीफाई करके भेज दिया। सर मैं बार बार कह रहा हूं, आपने तो भेजा, स्कीम 2 साल पुरानी है, भेज दिया गया। स्कीम 2 साल पुरानी है, आपने आज दिया जब चुनाव होने वाला है। जी जब उन तथ्यों को भेज दिया गया, अभी पैसे देने में क्या आपत्ति है? अभी तो चुनाव की ये तो मैंने इनसे पूछ लिया कि इनको अब देने में क्या आपत्ति है। अब ये कह रहे हैं हम जीतेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन आपको 2 साल उस काम में क्यों लग गए? एक गरीब परिवार को 6,000 रुपया मिल जाता, ये कैसी शर्त है कि हम जीतेंगे तो देंगे, तो ना जीतेंगे ना। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा है, मैं उसका उत्तर देता हूं, मैं इसका उत्तर देता हूं। सौरभ जी, पर पहली बात तो है, जहां तक 23 लाख किसानों के वेरिफिकेशन का विषय है, मैंने आपको 25 दिसंबर का डेट दिया था, जिस दिन ये पूरा का पूरा वितरण हुआ था 18,000 करोड़ का। उसमें इनको कहा गया था वेरीफाई करके दीजिए, इन्होंने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अब जो ये वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये भी इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन, मुझे लगता है कुछ 1 लाख किसानों का ही वेरिफिकेशन की बात चल रही है। अभी ये इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन हुआ है, और ऊपर से ममता, मैं बीच में
मैं बीच में नहीं बोला। 23 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन का विषय तो मैंने ऑनलाइन बताया ही था, 25 दिसंबर को ही हो गया था। दूसरी बात, खुद ममता बनर्जी की ऑफिशियल चिट्ठी मौजूद है, आप उसको पब्लिकली दिखा भी सकते हैं, जिसमें ममता जी ने चिट्ठी लिखा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि ये पैसा आप स्टेट कॉफर को दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को मत दीजिए, हम इसे अपने तरीके से खर्च करेंगे। क्यों करेंगे अपने तरीके से खर्च? जब चुनाव आ गया, आप चाहते हैं कि आप इसको चुनाव के पैसे के रूप में खर्च करें, आप चाहते हैं कि आप इसे चुनावी पैसे के रूप में खर्च करें, चुनावी फंड के रूप में खर्च करें, ये तो हम कतई नहीं होने देंगे। देखिए, ये सरकार जानी जाती है अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के जेब तक पैसा जाना चाहिए। कोई एजेंसी बीच में ये पैसा नहीं ले सकता है, कोई एजेंसी बीच में पैसा नहीं ले सकता है। नहीं, उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है, उन्होंने कहा उनकी सरकार यानी केंद्र की सरकार। आप कह रहे हो आपकी सरकार जानी जाती है, ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार जानी जाती है। अच्छा, तो फिर ममता बनर्जी की सरकार। अच्छा, ये बताइए अब ये फिर हम जरा फैक्चुअल बात करते हैं। अब कोई नेता ने आरोप लगाया जिसने आपकी पार्टी छोड़ दी, जैसे अभी दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपने घर के ऊपर एक कमरा भी बनवाना हो तो उसको भी कट मनी देना पड़ता है, सिंडिकेट को पैसा देना पड़ता है, वो वहीं से सामान खरीद सकता है, वरना वो एक कमरा भी अपने घर के ऊपर नहीं बना सकता। ये राजनीतिक आरोप हो गया। हमारे कुछ रिपोर्टर्स पिछले कई महीनों से बंगाल में घूम रहे हैं, छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने के लिए। मैंने इसलिए कहा, मैं उनकी बात नहीं करता, ये उनका आरोप था। हमारे कई रिपोर्टर्स जो हैं गांव-गांव घूम रहे हैं बंगाल में, और मैं इसका आपको वीडियो प्रूफ भी दे दूंगा अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो। बहुत सारे लोगों ने कैमरे पर यह कहा, सुनिए मेरी बात, बहुत सारे लोगों ने कैमरे पर यह कहा कि अगर हमें, सुनिए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कैमरे पर हमारे पास है, कि अगर हमें टॉयलेट बनवाने के लिए सरकारी राशि चाहिए, उसका कट मनी देना पड़ता है, नहीं तुमको पैसा नहीं मिलता। हमारा एप्लीकेशन ही आगे नहीं जाता, एप्लीकेशन भी तृणमूल के कार्यकर्ता के जरिए आगे जाएगा। अगर हमको घर बनाने के लिए सरकार की स्कीम में पैसा चाहिए, वो भी तब तक नहीं होगा जब तक हम लोकल तृणमूल कांग्रेस के नेता को पैसा नहीं देते। मैं कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, मैं नहीं जानता कौन से लोग ऐसा कह रहे हैं। बंगाल में यह संस्कृति नहीं है, और ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से इस माहौल को उन्होंने बदल दिया है, और ममता बनर्जी के रहते ऐसा काम कभी नहीं हो सकता। जो ऐसा काम करेगा वो सलाखों के पीछे होगा, और जो ऐसा काम करता है वो सलाखों के पीछे जाता भी है। यही ममता बनर्जी की पहचान है, यही तृणमूल कांग्रेस के सरकार की पहचान है। हमें बदनाम करने के लिए, हमारे चेहरे पर धब्बा लगाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। राजनीति में गंदी राजनीति करना, ओछी राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, वो करे। लेकिन हम स्वच्छ राजनीति करके फिर से यहाँ पर सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से बनेंगी। आपने कुछ दिनों पहले नाराजगी आपने अपनी पार्टी के प्रति व्यक्त की थी, और आपने कहा था कि आसनसोल को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल जाता, लेकिन सिर्फ इस राजनीति की वजह से कि उसका क्रेडिट ना मिले किसी को, वो दर्जा नहीं दिया स्टेट की गवर्नमेंट ने। सम्माननीय आडवाणी जी भी कई बार भारतीय जनता पार्टी से अपना असंतोष बता चुके हैं। तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र का विकास के लिए एक स्कीम, आपके क्षेत्र के विकास में राजनीति आड़े आई? जी, आपके क्षेत्र के विकास में राजनीति आड़े आई, ममता बनर्जी की राजनीति आड़े आई? जानकारी नहीं थी, मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं थी। जब मैंने तथ्यों की जानकारी मुझे मिली तो मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का यह गंदा खेल है। तो आपने पहले इस्तीफा दिया, बाद में जानकारी जुटाई? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, संबित पात्र। नहीं, कमाल की बात है, पहले इस्तीफा बाद में जानकारी, ऐसा तो पूरे विश्व में मुझे लगता है ये अनूठा केस है अपने आप में। बहरहाल देखिए, 2-3 विषय में आपको बता कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, मगर मैं 2 उदाहरण दूंगा और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको जान के कष्ट होगा, जान के आश्चर्य होगा सौरभ भाई, कि स्मशान घाटों में भी अंतिम क्रिया के लिए कट मनी लिया जा रहा है। ये आप पता लगा सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। यहाँ स्मशान घाटों में बहुत बड़े प्रतिष्ठित, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। अब 2000 रुपया सौरभ भाई, मुझे कट मनी देना पड़ेगा क्या बोलने के लिए? बर्दाश्त कर पाऊंगा ना सौरभ भाई, मैं कट मनी दूंगा मैं आपको, आप मुझे बोलने दीजिए जरा। अच्छा, एक तिवारी जी, समोपैथी के नाम से, समोपैथी नाम है उस योजना के तहत 2000 रुपया दिया जाता है। जितेंद्र जी, मैं कहता हूँ जितेंद्र जी, थोड़ा सा कट मनी दूंगा मैं आपको डिबेट के बाद, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं कहता हूँ कि 2000 रुपया स्मशान घाटों में दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, ये बोलिए, अपना पॉइंट कह ले, उसके बाद आप बोलिएगा एंड में, बोलिए। सुनिए, मैं कंप्लीट कर लूँ।
देखिए, स्मशान घाटों में भी कटमनी दिया जाता है, ये आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, एक बहुत प्रतिष्ठित लोकल चैनल ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी, विकराल स्टोरी थी। एक टीएमसी के नेता ने अपनी मां से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में कटमनी ले लिया था 70,000 रुपए का। आप सोचिए जरा, अपनी मां से, ये इतना बड़ा विषय बना, बाद में उस नेता को अपने मां के पैसे को वापस करना पड़ा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जाके भारतीय जनता पार्टी चैनल का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे डिबेट ऐसे लोग आपके धरोहर हो सकते हैं। सुनिए सर, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं दूसरे चैनल का नाम एक चैनल का नहीं ले सकता, बहुत प्रतिष्ठित चैनल बंगाल का। और आप सर अच्छा बोलिए तिवारी जी, समय बिल्कुल कम रह गया है आपके पास, मैं चाहता हूं मैं आऊं, एक बार इनको कंप्लीट बंगाल के अंदर आप इसे जरूर देखें। और ये आप देख के आपका रूस तिवारी जी प्लीज जाएगा, 30 सेकंड की बात है, आप 30 सेकंड केवल सुन लीजिए, फिर आप सुगत रॉय से लिया था ना, आप 30 सेकंड थोड़ा खामोश रहिए। जितेंद्र जी, सुगत रॉय से लिया था ना, सुगत रॉय से लिया था, सुगत रॉय से लिया था कि नहीं लिया था? वो अपना घर बना रहे थे, उनसे बिल्कुल नहीं लिया साहब। आप बताइए, सुगत रॉय के बाइट को भी दिखाइए। अरे संबित पात्रा जी, एक सेकंड आप लोग आपस में उलझ रहे हैं क्योंकि समय कम रह गया है। मैंने जैसा पहले कहा कि ऐसे कुछ मामले, प्रमाणित मामले, एक सेकंड तिवारी जी, मैंने जैसा कहा, ऐसे कुछ लोगों ने तो हमें भी आकर के बताया, हमारे कैमरे पर बताया, वो रिकॉर्डेड है, आप कहेंगे मैं दोबारा दिखा दूंगा कभी। लेकिन सवाल यह है संबित पात्रा, अगर ये एक सेकंड, अगर ये चीजें इतनी रैम्पेंट हैं और इतना खुला नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का, तो क्या आप इसको जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि हम भूले नहीं, ममता बनर्जी 2 टर्म चीफ मिनिस्टर हैं और दोनों बार बंपर सीटों से जीत करके आई हैं। देखिए, जहां तक ममता बनर्जी की टीएमसी का विषय है, उसका ह्रास तो हो ही रहा है। आपने देखा है, जहां तक बम्पर की बात आपने कही, तो 41% वोट शेयर लेके भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार विगत लोकसभा के इलेक्शन में आई है, ये पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड है। कहाँ तो 6-7% वोट शेयर हमारा आता था, वो बढ़कर के 41% होता है। तो आप इंतजार करिए, बम्पर क्रॉप किसका होने वाला है, ये तो अभी चंद महीनों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर जब नतीजे आएंगे तो हम जान जाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी को भी बहुत आघात लगा है लोकसभा के चुनाव के पश्चात। जिस प्रकार का एक फ्रस्ट्रेशन, जिस प्रकार की एक बौखलाहट हमें देखने को मिल रही है ममता जी के भाषणों में, जिस प्रकार की बौखलाहट हमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जा रही है। आपको क्या लगता है, ये बौखलाहट खुशी की बौखलाहट? बिल्कुल नहीं। तिवारी जी जवाब दे दें, क्लोजिंग कमेंट आपका आज की चर्चा का क्लोजिंग कमेंट तिवारी जी बोलिए। बंगाल का ही बेटा या बेटी होगी, चिंता ना करें। बोलिए तिवारी जी, बोलिए। बंगाल में आपका मुख्यमंत्री कौन? बंगाल का बेटा या बेटी होगी, बॉम्बे से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, बंगाल का बेटा या बेटी होगी हमारी मुख्यमंत्री। चिंता मत करिए। उसका नाम बताए ना, उसका नाम बताए ना। कैसी बात कर रहे हैं? दूसरे राज्य से आप लेके आए हैं प्रशांत किशोर को, हम नहीं लेके आते हैं। बता दीजिए ना, दूसरे राज्य। तिवारी जी, अच्छा तिवारी जी समय नहीं है, मुझे इतना बताइए, ये किसी का नाम डिक्लेयर करते नहीं करते सीएम के लिए, ये इनका मुद्दा है, ये इनका मुद्दा है। मुझे एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रमुख चैलेंजर मानते हैं या नहीं मानते आप? और टक्कर कड़ी आपके लिए इस बार? भारतीय जनता पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी बने तो वो तो कटोरा लेकर घूम रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से कब लोग आएंगे और उनको हम नेता बनाएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर बंगाल में खड़ा तो हो। चलिए ठीक है, समय नहीं है संबित पात्रा साहब, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड, लेकिन 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए प्लीज। सौरभ जी, याद करिए 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय 10 ऐसे इंटरव्यू हुए जिसमें ममता बनर्जी से पूछा गया कि क्या 20 सीट जीतेगी बीजेपी। उन्होंने हर बार कहा था ओंडा ओंडा ओंडा। 18 सीटें जीती है, इसलिए इस दंभ में मत रहे, देखते उखड़ने वाली है तंबू टीएमसी की। संबित पात्रा, जितेंद्र तिवारी, दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो कोई छोटी घटना नहीं है। ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी से पूछताछ सीबीआई के द्वारा होना, आरोप भी गंभीर है, भ्रष्टाचार का आरोप है, कोयला स्कैम का आरोप है, और इससे ममता बनर्जी की अभी तक की एक जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन छवि, एक सादा जीवन वाली जो छवि थी, इस कांड से उस पर चोट करने की कोशिश है। लेकिन यह आघात होता है तो कितना बड़ा होता है ये वक्त ही बताएगा। कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं।